कोर्ट एंड द प्रॉब्लम विथ इट्स कॉलेजियम। कोर्ट यानी कि न्यायालय और कॉलेजियम के साथ क्या क्या समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जुडिशरी के साथ जुड़ा हुआ यह एक टॉपिक है। इससे पहले जो हमारे यू ललित, जो हमारे CGI है, वो रिटायर्ड हुए थे, तो उन्होंने जुडिशरी में क्या क्या रिफॉर्म लाए थे उनके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख लेना, आपको थोड़ी इंसाइट्स मिल जाएगी। अभी सबसे पहले तो बात करते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम है उसके अंदर इश्यू क्या क्या समस्या है। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम क्या है, कॉलेजियम सिस्टम का मेन काम क्या है। कॉलेजियम सिस्टम का मेन काम है जजिस की अपॉइंटमेंट करना, जजिस की निमणूक करना, अपॉइंटमेंट ऑफ जजिस। कॉलेजियम सिस्टम में कौन होता है, तो कॉलेजियम सिस्टम में टोटल 5 लोग होते हैं, 5 लोग। ये 5 लोग कौन होते हैं, कॉलेजियम का हेड होता है CJI यानी कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मेन जज, जिसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। और इसके अलावा 4 और लोग होते हैं। ये 4 और लोग कौन होते हैं, तो ये 4 और लोग होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजिस। सीनियर मोस्ट यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर है उनका मिलाकर और एक CGI मिलकर 4 और 5 लोग मिलकर एक कमेटी बनते हैं और उसी कमेटी को हम क्या बोलते हैं, कॉलेजियम। और यह कॉलेजियम मिलकर नक्की करता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 33 जजिस है उनमें निमणूक, उनमें अपॉइंटमेंट किसकी करनी। इसके साथ साथ जितनी भी हाई कोर्ट है उन सभी हाई कोर्ट में किन की निमणूक करनी है, किन की अपॉइंटमेंट करनी है, किस तरीके से करनी है, जजिस की ट्रांसफ़र कहाँ करनी है। क्योंकि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज आते हैं वो ज़्यादातर डायरेक्टली नहीं आते हैं, वो हाई कोर्ट में से ही ट्रांसफ़र होकर आते हैं। या और हाई कोर्ट में भी आपने देखा होगा कि एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जजिस जो है वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो यह सब कार्य कौन करता है, यह सब कार्य कॉलेजियम सिस्टम करती है। तो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आपने समझ लिया। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या कॉलेजियम सिस्टम के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में मेंशन है, तो क्या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कोई भी मेंशन नहीं है। इसीलिए कॉलेजियम सिस्टम एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यह सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग अपने जजमेंट के द्वारा बनाई गई एक बॉडी है। क्योंकि सबसे पहले तो बात करें तो जजिस की अपॉइंटमेंट जो थी, जजिस की जो निमणूक करने की जो प्रक्रिया थी, उनको लेकर गवर्नमेंट यानी कि सरकार या फिर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी न्यायतंत्र जो है, इन दोनों के बीच में जो ये विवाद, डिस्प्यूट जो है हमेशा ही रहा करता था। गवर्नमेंट हर बार ऐसा करती थी, ऐसा बोलती थी कि जजिस को निमणूक करने की प्रक्रिया हमारे हाथ में होनी चाहिए, और जुडिशरी ऐसा बोलता था कि नहीं नहीं वो तो हमारे हाथ में ही होनी चाहिए। तो इन दोनों को निकलकर फर्स्ट जजिस केस, सेकंड जजिस केस और थर्ड जजिस केस, अलग अलग प्रकार के केस आए। और इन सभी केसों के अंदर बात करें तो थर्ड जजिस केस जो था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक इन्वेंशन किया, एक खोज की, और एक उस खोज के अंदर थर्ड जजिस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम एक कॉलेजियम का गठन करेंगे, कॉलेजियम के अंदर 5 जज होंगे और इस तरीके से कॉलेजियम का फॉर्मेशन करेंगे। और इसी तरीके से अपॉइंटमेंट ऑफ जजिस, ट्रांसफ़र ऑफ जजिस एंड रिटायरमेंट ऑफ जजिस, इन सब का निर्णय जो है वो करेंगे। मतलब कि यह कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई बॉडी नहीं है, लेकिन थर्ड जजिस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई, फॉर्मेशन की गई, इनोवेट की गई बॉडी है। बात करते हैं नो सीट फॉर नॉन जज। There is no seat in the collegium for any non-judge, neither from executive, the bar, etc. मतलब कि मैंने पहले ही बोल दिया कि कॉलेजियम है उसमें कितने लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं। और पाँचों के पाँचों लोग जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं, वो जुडिशरी से ही होते हैं, यानी कि न्यायतंत्र से ही होते हैं। और वो भी सुप्रीम कोर्ट के 5 जज ही होते हैं। मतलब कि ये कॉलेजियम है उसमें एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं है, बार काउंसिल का कोई रोल नहीं है, इसमें सभी के सभी लोग जो है वो जुडिशरी के ही है। मतलब कि नॉन जज जो है उसकी यहाँ पर एंट्री नहीं है, यह आपको स्टेटमेंट में दिखा दिया जाएगा। तो इससे एक इश्यू यह आता है कि इससे क्या होता है कॉलेजियम से, कॉलेजियम वायोलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। क्योंकि हमने जो सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो हमने लिया है, तो उसमें उसका मेन हमने ये सेपरेशन ऑफ पावर इसीलिए लिया है ताकि पावर जो है वो किसी एक हाथों में या फिर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्सेंट्रेट ना हो पाए, और पावर जो है वो सेपरेट रहे, अलग अलग हाथों में रहे। और चेक एंड बैलेंसेस, पावर का जो चेक एंड बैलेंसेस जो है वो बना रहे। लेकिन यहाँ पर तो जुडिशरी जज के हाथ में ही सब कुछ ज़्यादातर पावर रहता है। तो ये इसका क्या है इश्यू, इसके साथ जुड़ा हुआ इश्यू है, किसके साथ, कॉलेजियम के साथ। दूसरा इसका इश्यू है ओपेकनेस। मतलब कि ये कॉलेजियम लोग मिलकर क्या निर्णय करते हैं कि कौन सा इंसान है उसको जज बनाते हैं, वो बहुत ही ओपेक होता है, उसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखते नहीं है, पारदर्शी रखते नहीं। इनकी मीटिंग जो है वो बंद दरवाजों में रहती है, क्लोज्ड डोर में होती है। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट का इतिहास देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अब तक कितने जज बने हैं वो आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है पूरा का पूरा वो नेपोटिज्म
नेपोटिज्म से भरा हुआ है। बॉलीवुड के ऊपर बार बार आरोप लगता है कि यहाँ पर नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म का मतलब भाई भतीजावाद, सगावाद, यानी कि मामा का बेटा, मामा की बेटी, अंकल का बेटा, इन सभी को अपने अपने जो जान पहचान वाले सगे वाले लोग हैं उन्हीं को जो है वो नौकरी दे देना। तो सुप्रीम कोर्ट का भी अगर आप इतिहास चेक करेंगे कि कितने जज है तो ज़्यादातर आपको जो है वो नेपोटिज्म से यह भरा हुआ मिलेगा। अभी जो सीजीआई नए बनने वाले हैं चंद्रचूड़, तो वो उनके पिताजी जो थे वो भी सुप्रीम कोर्ट के ही जज थे, अभी उनका बेटा भी जज बन रहे हैं। मतलब कि नेपोटिज्म तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बार बार यह सब आरोप लगे रहे हैं कि आपके अंदर नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है। दूसरा एक इश्यू कॉलेजियम का यह है कि ओवरलुक टैलेंट। नेपोटिज्म होने की वजह से, ओपेकनेस होने की वजह से, ट्रांसपेरेंसी नहीं होने की वजह से क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के में कई बार ऐसे लोग जज बन जाते हैं जिनके पास टैलेंट नहीं है, फिर भी वह सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं। और फिर बिना टैलेंट वाले लोग को अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज बना दोगे तो क्या होगा, तो होगा यह कि हमारे जो गवर्नेंस है वह उससे हाथ धोना पड़ेगा, या फिर गवर्नेंस ठीक तरीके से हो नहीं पाएगा, या फिर जो जस्टिस डिलीवरी, न्याय पहुँचाने का जो कार्य है वो अच्छी तरीके से हो पाएगा नहीं। दूसरा क्या होगा कि जो टैलेंटेड जूनियर जजेस है एंड एडवोकेट्स है उनको ओवरलुक किया जाता है और जो अच्छी पहचान वाले लोग हैं उन्हीं को जज बना दिया जाता है। आगे समझते हैं कि इश्यूज़ विथ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। जुडिशियल अपॉइंटमेंट यानी कि न्याय तंत्र के अंदर जो अपॉइंटमेंट अलग अलग लोगों की निमणूक की जाती है उसमें क्या इश्यू, क्या क्या समस्या है। सबसे पहले तो कॉलेजियम जो है वो बायस्ड है, किसी वो एक तरफ जो है वो झुका हुआ है। सक्सेसिव कॉलेजियम नॉट पुटिंग फोर्थ नेम्स डिसलाइक्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई जजिस का नाम जो कॉलेजियम के द्वारा सुझाव दिया गया है वो अगर नाम देता है और गवर्नमेंट ने उसको डिसलाइक कर दिया है, उसको डिसअप्रूव कर दिया है, तो फिर आगे आने वाली कॉलेजियम है वो दूसरी बार उसका नाम जो है वो देता नहीं। अभी यहाँ पर आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन भी होगा, मैंने आपको बोला कि कॉलेजियम जो है वो क्या काम करते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के जजिस की अपॉइंटमेंट निमणूक करने का कार्य करते हैं। लेकिन शायद आपके दिमाग में यह क्वेश्चन होगा कि हमने तो पॉलिटी की किताब में यह पढ़ के रखा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज है इनकी निमणूक तो प्रेसिडेंट करते हैं, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि कॉलेजियम करते हैं, तो आखिर पूरा मामला क्या है, क्या इसमें कोई झोल बोल तो नहीं है ना। तो वो समझते हैं इसमें क्या होता है, इसकी जो निमणूक है, इसकी अपॉइंटमेंट हुए वो प्रेसिडेंट ही करते हैं, प्रेसिडेंट ही करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट काम किसकी सलाह पर करते हैं, तो प्रेसिडेंट जो है COM यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, कारोबारी बोलते हैं, इसकी सलाह के ऊपर ही काम करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को जो एडवाइस देते हैं वही काम वो कर सकते हैं। प्रेसिडेंट अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये COM जो सलाह देते हैं, जो एडवाइस देते हैं, वही काम वो कर सकते हैं। और COM जुडिशरी में अपॉइंटमेंट की अगर बात करें तो वो भी कॉलेजियम जो है, कॉलेजियम जो नाम COM को भेजेगी उसी नाम को उसको अपॉइंट करना रहेगा। अगर मान लो कि कॉलेजियम जो है वो एक नाम का लिस्ट देती है, यहाँ पर मान लो कि 1 से 10 जज के नाम लिखे हैं, तो यह पूरा का पूरा लिस्ट कॉलेजियम जो है वो किसको देती है, एग्जीक्यूटिव को देती है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देती है और बोलती है कि भाई इसको जो है जज बना देना। फिर एग्जीक्यूटिव ये लिस्ट जो है वो प्रेसिडेंट को देती है और प्रेसिडेंट जो है उसको जज जो है बना देते हैं। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें तो एग्जीक्यूटिव एक बार जो है यह जज का नाम जो है रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन कॉलेजियम के ऊपर यह बाइंडिंग है नहीं, पूरा का पूरा पावर जो है वो तो किसके ऊपर है, कॉलेजियम के पास ही रहते। दूसरा कॉलेजियम का इश्यू है कि नो वन फ्रॉम डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। मैंने बोला कि कॉलेजियम सिस्टम में 5 लोग होते हैं और पाँचों 5 जो जुडिशरी से ही बिलोंग करते हैं। इसमें कोई नामांकित जूरिस्ट यानी कि कायदा शास्त्री, कायदा के अंदर, लॉ के अंदर या फिर एक्ट के अंदर जूरिस्ट में जिसने पढ़ाई की है या फिर उसमें PhD की है, रिसर्च की है, ऐसा कोई भी एक इंसान होता नहीं। There have been no appointment from the category of distinguished jurist under Article 1 to 4। दूसरा एक इश्यू यह है कि प्रिजर्व ऑफ जजिस अपॉइंटमेंट टू द टॉप कोर्ट सीम टू बी प्रिजर्व ऑफ जजिस फ्रॉम द हाई कोर्ट विथ अ हैंडफुल ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम द बार। मैंने पहले ही बोल दिया कि इसके अंदर एक दूसरा प्रॉब्लम एक भी है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़्यादातर जजिस की जो अपॉइंटमेंट होती है वो ज़्यादातर कहाँ से आते हैं वो लोग, तो वो लोग ज़्यादातर हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट में बुलाते हैं। इससे क्या होता है, इससे होता यह है कि बाकी भी बहुत सारी कोर्ट है या फिर बाकी भी बार काउंसिल में या फिर अलग अलग बार का जो होता है वहाँ पर भी बहुत सारे जज होते हैं, तो उनको तो मौका ही नहीं मिलता है सुप्रीम कोर्ट तक जाने का। तो मतलब कि यह भी इसके साथ एक जुड़ा हुआ इश्यू। तो इन सब का समाधान क्या होना चाहिए, इसका वे फॉरवर्ड देखते हैं। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लानी चाहिए। देयर इज अ नीड टू रिविजिट दिस एंड सिक्योर अ बेटर ब्रॉड बेस्ड एंड ट्रांसपेरेंट मेथड ऑफ एडॉप्टिंग सीनियर जजेस टू द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए ताकि अलग अलग लोगों को भी पता चले। एक क्लोज्ड डोर में ये जो कॉलेजियम की मीटिंग होती है तो इसको थोड़ा जो ये ओपेक है उसको दूर करके ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए।
दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, बंधारणीय यानी कि संवैधानिक ढांचा है उसको अनुसरना चाहिए। सम नोडिंग एक्नॉलेजमेंट शुड बी गिवन टू अ स्पेसिफिक प्रोविजन मेड बाय द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान निर्माण करने वाले जो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स है उनको भी एक्नॉलेज करना चाहिए और उन्होंने जो जो स्पेसिफिक प्रोविजन जो प्रावधान दिए हैं उसको ध्यान में रख के जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा था। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, तो मेंस में क्रिटिकली एग्जामिन द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट ऑन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 विथ रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हायर जुडिशरी इन इंडिया। 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ये पूरा का पूरा मुद्दा क्या है मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। 2014 के अंदर हमारी जो संसद यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट सरकार जो है जो एग्जीक्यूटिव उन्होंने एक चीज़ बनाई थी। क्या बनाई थी, तो कि एनजेक एनजेक क्या है, तो कि नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। और उन्होंने इस एक्ट के द्वारा 2014 में ऐसा एक एक्ट बनाया था, अरुण जेटली ने बनाया था। अरुण जेटली का दिमाग था इसके पीछे। और यह एक्ट बनाकर इन्होंने नक्की किया कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो जजेस की जो अपॉइंटमेंट जो निमणूक होती है वो अब से कॉलेजियम के द्वारा नहीं की जाएगी। कॉलेजियम के द्वारा नहीं, तो फिर कौन करेगा, तो वो उसकी अपॉइंटमेंट करने का काम यह कमीशन करेगा। कौन सा कमीशन, तो ये एनजेक यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और ये जो एनजेक के अंदर जो मेंबर होंगे वो एग्जीक्यूटिव से भी होंगे, अलग अलग जो एक्सपर्ट लोग हैं वहाँ से भी होंगे और जुडिशरी से भी होंगे। ऐसा एक एक्ट बनाया गया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा का पूरा एक्ट है उसी को खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये तो जो बंधारण संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसी के खिलाफ है। और बेसिक स्ट्रक्चर में उन्होंने यह सुप्रीम कोर्ट ने यह हवाला दिया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायतंत्र की स्वतंत्रता जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। और इसीलिए ये एनजेक जो है एनजेक वह नहीं होना चाहिए और पूरे के पूरे एनजेक को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक जो है वो घोषित कर दिया था। एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। पहला एक विधान दिया गया है, द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इज हेडेड बाय द सीजीआई एंड कंप्राइजेस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट। मतलब कि कॉलेजियम में क्या होता है, तो कॉलेजियम में सीजीआई जो है वो हेड होते हैं उसके, और बाकी 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। पहला विधान मैंने आपको पहले ही बता दिया, कॉलेजियम की डेफिनेशन यही है, तो पहला तो क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा यह बोलते हैं कि एचसी कॉलेजियम, हाईकोर्ट का कॉलेजियम जो है इज लेड बाय चीफ जस्टिस एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट कोर्ट। मतलब कि हाईकोर्ट का जो कॉलेजियम होता है तो उसमें हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो उसका हेड होता है और बाकी के 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं। यहाँ पर यह दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हाईकोर्ट के अंदर भी कॉलेजियम तो होता है और हाईकोर्ट का जो कॉलेजियम होता है उसका हेड भी उस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस होता है। लेकिन हाईकोर्ट का जो कॉलेजियम होता है उसमें अदर मेंबर जो है वो 4 नहीं होते बल्कि 2 होते हैं। हाईकोर्ट का जो कॉलेजियम होता है उसके अंदर चीफ जस्टिस एंड 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस जो होते हैं वो उनके मेंबर होते हैं। मतलब कि हाईकोर्ट में टोटल 1+2 यानी कि टोटल 3 मेंबर जो होते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1+4 यानी कि टोटल 5 मेंबर होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और टिप्स भी देना चाहूँगा कि आपने कहीं पे भी देखा होगा, जैसे कि फाइनेंस कमीशन है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन है, जैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है, तो इसमें टोटल कितने मेंबर है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप जब भी इन मेंबर का नोट्स बनाएं या फिर उनके बारे में जब स्टडी करें तो आप उनको हमेशा इस फॉर्मेट में लिखें। जैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेज, तो उसको आप इस तरीके से 1+4 इसे लिखने से क्या होगा कि इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, तो फटाक से आप बोल देंगे कि टोटल मेंबर 5 है। आप बोलेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें ओनली मेंबर कितने हैं, तो सिर्फ 4 मेंबर है और एक जो है वो चीफ है। उसी तरीके से फाइनेंस कमीशन की बात करें तो उसमें भी आप 1+4 इसी तरीके से लिखें। इस फॉर्मेट में लिखने से आपको जो है वो पता रहेगा कि हेड कौन है और अदर मेंबर जो है वो कौन है। बाकी इसकी PDF जो है वो आपको नॉलेज रिपेयरिंग की टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी।